नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, सीधे दिल्ली के विजय चौक से लाइव। हमारे पीछे संसद भवन है और ये हमारी खास पेशकश आज आपके लिए संविधान दिवस के मौके पर सीधे संसद भवन के बाहर से। जैसे मैंने आपको बताई थी, आज संविधान दिवस है। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी संविधान निर्माताओं को याद किया गया। आज के दिन 75 साल पहले संविधान को भारत ने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। अब ये 75 वर्ष कैसे रहे, संविधान में किसने छेड़छाड़ की, संविधान की मूल धारणा के विपरीत जाकर के किसने राजनीति की, ये सारे आरोप तो आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम दरअसल जो बात करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी को संविधान के बहाने ही जिस तरीके से घेरा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने वो कानून बनाए जिनकी संविधान में कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। क्योंकि माहौल वक्फ बिल का चल रहा है, इसलिए वक्फ बिल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं बनाना दरअसल संविधान की मूल भावना को मृत्युदंड देने जैसा था। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को मृत्युदंड देने जैसा था। आज इस पर खूब बयानबाजियां हुई हैं। अखिलेश यादव से लेकर लल्लन सिंह, गिरिराज सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है। वो सारी बातें आपको सुनवाएंगे और प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको ये दिखाता हूं, ये संविधान की मूल प्रति है। 1950 वाला संविधान, 1976 वाला नहीं। दोनों का अंतर भी आज आपको बताएंगे और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है, वो खबर भी आपको जाननी चाहिए। लेकिन आपका स्वागत मैं आप आज के मेहमानों से करा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं और समीर जी लेकर के आए दरअसल ये संविधान की प्रति। बहुत धन्यवाद समीर जी इसके लिए तो आपका आज विशेष तौर पर। और विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। सर संविधान दिवस है आज, बिल्कुल, और हर आदमी संविधान को याद कर रहा है, हर नेता संविधान की कसमें खा रहा है। अब देखना ही है कि भाई ये कसम कितनी असली कितनी नकली। एक बार हम कहते हैं ना, मेरी झूठी कसम मत खाना। अब संविधान तो उठ के बोलने वाला नहीं है किसी को, लेकिन खाई जा रही है। बेहतर राजनीति के लिए संविधान बनाया गया था, अब संविधान को ही हमने राजनीति में ला दिया है। तो आपको 3-4 बयान जल्दी से मैं सुना देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके अलावा अखिलेश यादव, वो आज संविधान को याद करते हुए संभल, यूपी की राजनीति, हर किसी का एक मिला जुला मिश्रण करते हुए क्या कह रहे हैं। उनको जवाब गिरिराज सिंह और लल्लन सिंह से मिला है, उनकी बात भी आप सुनिए। विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है।
अखिलेश यादव के डीएनए में ही है संविधान विरोध, इसीलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को संविधान से क्या लेना देना है? 1974 का आंदोलन, 75 का आंदोलन, शासन करने के लिए संविधान में संशोधन करके गद्दी पर बरकरार रहना, तो वो संविधान के बड़े प्रशंसक हैं। संविधान की तो धज्जी उन्होंने पूरे शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जी उड़ाई। तो नेताओं की बातें आपने सुन ली, लेकिन संसद के सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री ने चूंकि 23 तारीख को कह दिया था वक्फ बिल के बहाने कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ क्या क्या छेड़छाड़ की सब याद दिलाया था, तो वक्फ बिल पास होगा या नहीं होगा इसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी। उसको लेकर के कुछ अपडेट है हमारे पास, पहले आपको मैं वो दे देता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट करने की समय सीमा बढ़ा दी गई, इसका मतलब क्या इस सत्र में अब वक्फ बिल पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल सौरभ, कल सुबह जो मुलाकात हुई थी लोकसभा अध्यक्ष के साथ, कमेटी में मौजूद अपोजिशन के जो सांसद थे उन सांसदों ने ना सिर्फ मांग रखी बल्कि लिखित में ये बताया कि क्यों कम से कम 15 से 20 दिन उन्हें और ज़रूरत है इस बिल को लेकर अध्ययन करने की, उस पर सलाह मशवरा के। और जैसा कि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि मीर भाई उमर फारूक हो, लखनऊ का सिया संगठन हो, ऐसे बहुत सारे संगठनों ने अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे में अपोजिशन के उन सांसदों ने कहा कि थोड़ा समय बढ़ाना ज़रूरी है लोकसभा अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष ने इसके बाद इसकी अनुमति दे दी। और अगला जो बजट सत्र होगा जनवरी में शुरू होगा तो उस बजट सत्र के आखिरी दिन तक उस रिपोर्ट को सौंपने की मियाद बढ़ा दी गई है, उसके पहले जब भी रिपोर्ट दिया जाए। तो जाहिर तौर पे लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा गैप इस लिहाज से दे दिया गया कि ऐसा ना हो कि फिर से अपोजिशन के सांसद दोबारा आएँ और फिर से ये कहें कि हाँ कुछ और समय चाहिए, कुछ और चीज़ें रह गई है। तो कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश लग रही है ज़्यादा कि कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन के सांसद बाद में ये शिकायत करें कि आज जैसे कि वो शिकायत कर ही रहे थे कि अभी और समय चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, तो उसमें कोई शिकायत ना हो और एक सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को कमेटी पेश करे। हालांकि ऐसा होगा इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये तय होगा कि ये रिपोर्ट जब भी आएगी वो रिपोर्ट बहुमत के आधार पर ही होगी, उसमें डिसेंट नोट अपोजिशन के सांसदों का रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिलहाल मियाद ज़रूर बढ़ा दी गई है। सौरभ, इसके पीछे कोई राजनीति देखना क्या वो ठीक होगा, क्योंकि अगले 2 महीने में दिल्ली का चुनाव भी होना है। अब देखिए, अब लोकसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला किया हो सौरभ, उसमें एनालिसिस में कोई मंशा जरूर देख सकता है, लेकिन रिपोर्ट के तौर पे उसको नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली चुनाव से इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है तो रिपोर्ट तो उसी रूप में किया जा सकता है। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद। देवेंद्र ने आपको बताया कि ऑपोजिशन के मेंबर्स की मांग पर जेपीसी की मियाद बढ़ा दी गई है। अब इस सत्र के अंतिम दिन जेपीसी को अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपनी होगी, तो इस सत्र में तो वक्फ बिल पास नहीं हो सकता। कल भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे और विजय जी ने तो बहुत डंके की चोट पर कहा था, ये सरकार पास करा ही नहीं सकती है सरकार, और शायद आपने ये भी आप कहना चाहते हैं कि सरकार को फायदा भी नहीं है इसको पास करा करके। पास नहीं, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये साफ ही था कि सरकार इस बिल को अभी नहीं रखेगी और ये कमेटी का जो एक्सटेंशन है वो भी होना तय था। और अब तो उन्होंने बजट सत्र के आखिरी दिन तक का समय दिया है, इस सत्र के आखिरी दिन नहीं दिया है। नहीं, इस सत्र के आखिरी दिन नहीं, बजट सत्र के आखिरी दिन तक का समय दिया है। और वो उसका मतलब हो गया कि 1 साल के लिए आप समझिए कि ये बिल टल गया। और इसको यदि इसी सत्र तक है विजय जी, मेरे ख्याल से इसी सत्र इस सत्र के लिए बोला। इसी सत्र के अंतिम दिन तक, इस सत्र के लिए दिया है, तो भी अब बजट सत्र में तक मामला टल गया। हाँ, बजट सत्र तक मामला टल गया। बजट सत्र में क्या होगा, क्योंकि बजट सत्र की तो प्रायोरिटी सरकार की अलग होती है। बजट सत्र में वक्फ बिल जैसा बिल लाने की सरकार कोई पॉलिटिकल कोशिश करे या समझदारी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसको आप समझिए, बजट पर हंगामा नहीं चाहेगी सरकार। हाँ, बजट पर हंगामा नहीं चाहेगी, तो बजट पास कराना प्रायोरिटी होती है बजट सत्र में, तो सरकार वो नहीं चाहेगी। और उससे भी महत्वपूर्ण यदि पॉलिटिकल रीजन देखे तो उसके बाद नवंबर में बिहार के चुनाव है, तो तब तक लटका के रखना चाहेगी सरकार। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है। और मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी इस सरकार से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सरकार ये कोशिश ही नहीं करेगी कि भाई ये इस तरह की स्थिति बने। वो सरकार को ये दबाव ही डालेंगे कि ये वक्फ बिल जो है जितने लंबे समय तक टले वो बेहतर है। और वैसे यदि राजनीतिक तौर पे देखें तो ये सरकार की हार नहीं है, सरकार को तो फायदा ही है जितने लंबे समय तक टले।
उसको यदि मैं पॉलिटिकल जितनी समझ है, उसमें सरकार का फायदा यह है कि वक्फ बिल पर चर्चा होती रहे और उसमें कोई नुकसान तो सरकार को होने वाला नहीं है। तो ये माहौल बना रहे बस, माहौल बना रहे वक्फ का जो विरोध का माहौल है। बिल्कुल। लेकिन अब भाई हम लोग ने कल भी आपको बताया था, अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि मोदी सरकार इस बिल को पास कराकर रहेगी, मोदी जी इस बिल को पास कराएंगे। हालांकि अब उसमें कोई डेडलाइन तो नहीं दी जाती है रैलियों के अंदर, लेकिन मान के चला जा रहा था भाई जीपीसी इसी सत्र में सबमिट करेगी तो सरकार इसको पास भी कराने की कोशिश करेगी। अब वो डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसके पीछे आप पॉलिटिक्स देखते हैं या अभी देवेंद्र जैसा कह रहे थे कि भाई किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हमें अवसर नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, है तो ये पॉलिटिक्स ही। अगर हम कहते हैं कि अवसर नहीं मिले, दूसरा कोई कह नहीं सके, और ठीक है विजय जी जो कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर चर्चा होती रहे, उससे लाभ हानि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई ऐसा एजेंडा नहीं रहा जो अनएंडेड रहा हो। मतलब इसको कहें ना कि जो इनफाइनाइट हो के अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं रहा। ठीक इसी तरह से 370 के बारे में क्या कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी कभी हटाएगी नहीं। ये तो ये चाहते हैं बस चर्चा बना रहे। तो ठीक है, ये ठीक है कि इतनी आसानी नहीं है, वो मुश्किल बहुत है। आप वक्फ जैसा कानून लेकर आएंगे, उसको संशोधित करेंगे, कानून तो है ही, उसको संशोधित करेंगे तो देश भर में उसका विरोध होगा। अभी ही देश भर में जलसे हो रहे हैं, एक मुस्लिम समाज में एक माहौल बन रहा है। लेकिन उसका दूसरा पहलू एक, नरेंद्र मोदी वो बार बार ये कहते हैं कि नियति ने, ईश्वर ने मुझे भेजा ही इसीलिए है कि जो अटके हुए काम हैं, जिन कामों को कोई हाथ लगाने से डरता है, उनको मैं पूरा करूं। और इसीलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली एक आप कहें तो मतलब गुंजाइश न बने कि विपक्ष कहे, मुस्लिम लोग कहें कि अरे नहीं देखो हमारी सुनी नहीं गई, तो ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करने की, ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं। कोई भी ऐसी बड़ी पार्टी न बच जाए मुस्लिम समाज की जो ये कहे कि नहीं हमारा अभी आप ही कह रहे थे कि राजनीति तो है इसमें, तो बिल्कुल है कि भाई दो इंपॉर्टेंट इलेक्शन है अभी। मैं कह रहा हूं कि उससे कोई नुकसान सरकार को नहीं हो रहा। वो जितने दिन चर्चा भी चलती रहेगी, कोई सरकार का राजनीतिक नुकसान हो रहा हो ऐसा नहीं है। भाई बिहार का और उत्तर प्रदेश, पहले दिल्ली का और फिर बिहार का इलेक्शन है। हाँ। नहीं, ये बिहार वाली बात मुझे जो विजय जी कह रहे हैं ना, ये लॉजिकल है। अगर आप उसको यूं देखें, उसमें एक साल है, जनवरी नहीं, अगर फरवरी तक चला गया, जनवरी फरवरी तक, तो नवंबर जाने में कितना समय लगेगा? फरवरी को तो आप अप्रैल मान लीजिए, मतलब अगर चला गया नहीं फरवरी का मतलब तो आप क्योंकि आप अगर देखें तो मई मान लीजिए। बजट सत्र में तो सरकार पास कराने के लिए मतलब रखेगी नहीं उसको, बिल को। मई तक तो आप इसको समझ लीजिए। मई के बाद तो वो आएगा मानसून सेशन, तो वो आएगा अगस्त में, जुलाई अगस्त में। 23 जुलाई को शुरू होता है नॉर्मली। तो जब जुलाई में शुरू होगा तो तब तो बिहार विधानसभा की वो शुरू हो जाएगी एक्सरसाइज। तो आपका मानना है भाई बिहार इलेक्शन से पहले तो नहीं? ठीक है, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं इस पे विजय जी के साथ यहाँ सहमत हो रहा हूँ कि अगर इस सत्र में नहीं आएगा तो हो सकता है कि इसको वहां तक टाले। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है। कई बार नरेंद्र मोदी जब एकदम ऑब्वियस दिखने लगता है, विशेष करके हमको लगता है कि वो तो तय करके बैठे रहते हैं कि अगर ज्यादा पत्रकार चर्चा कर रहे हैं तो उसको खारिज करना है, सर कैंसिल करना है, तो उसको कैंसिल करके कुछ नया लाना है। तो जब इतने आश्वस्त सब हो जाएंगे कि अब नहीं आएगा, तो उसी में से किसी दिन हम यही चर्चा कर रहे होंगे कि आज तो सुबह सुबह उसमें बिजनेस एडवाइजरी भाई ऐसे तो सरकार आज रख दिया, सरकार चाहे 2 दिन सत्र बढ़ा दे, यही वाला बढ़ा सकती है, इसी में कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। देखिए, सरकार ने भले ही इस सत्र के अंतिम दिन तक का समय बढ़ा दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये कारण नहीं होगा कि बिहार चुनाव है तो फिर बिहार चुनाव तो सरकार लेके नहीं आएगी। देखिए 2029 तक जब तक वन नेशन, दूर चलेगा, मैं तो दिल्ली कह रहा हूँ। दिल्ली है, दिल्ली के बाद बिहार है, और फिर बिहार का चुनाव है तो उसके कुछ महीने बाद आपका आसाम का चुनाव है, फिर 3 महीने बाद तमिलनाडु का चुनाव है, 3 महीने बाद केरल और फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो चुनाव तो 2029 तक हर साल 2-3 होना ही है। तो सरकार सिर्फ इस आधार पर इसको लंबित नहीं करेगी कि चुनाव आ रहे किसी राज्य के अंदर, उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि अगर विपक्ष सांसदों जो जेपीसी में है, अगर वो ये मांग कर रहे हैं कि कुछ दिन समय सीमा बढ़ा दी जाए, तो उनका मान रखते हो समय सीमा बढ़ा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सरकार इसको लेकर आएगी। सरकार ने एक समय दे दिया है कि ठीक है, इस सत्र के समय आप मांग कर रहे हो, इस सत्र के अंतिम दिन तक का समय बढ़ा देते हैं। अगला सेशन जब शुरू होगा तब तक वो रिपोर्ट सबमिट होगी, और मुझे लग रहा है कि सरकार अगले सत्र में इस लेके आएगी। सरकार न बिहार चुनाव की चिंता करेगी न दिल्ली के चुनाव की। अगर सरकार को लगता कि चुनाव की चिंता है तो सरकार इस पर इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती, जेपीसी का गठन नहीं करती। और जिस तरीके से अमित शाह के बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर जिक्र किया है, वक्त पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक है, केंद्र सरकार जिस तरीके से अपना रुख जाहिर कर चुकी है, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को बिहार के चुनाव से डर से पीछे। प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद तो सब तय मान रहे थे कि इसी सत्र में होगा। ठीक है, समय बढ़ा दिया, ऐसा लगा होगा कि समय दे देना चाहिए कि विपक्षी आरोप लगाए कि आपने जेपीसी को समय भी नहीं दिया है। तो सरकार इसको लेकर आएगी। मुझे लग रहा है बिहार चुनाव के लिए सरकार रुकेगी नहीं।
देखिए, इस पे एक हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बोध कथाओं के देश वाले लोग हैं, हमें बच्चों को भी सिखाया जाता है, हम लोग भी सीखते हैं। तो उसी में एक बोध कथाओं में ये है ना कि कोई राजा बड़ी हड़बड़ी में चला जा रहा था, युद्ध करता था, जीतता था, फिर हारने लगा तो एकदम से वो परेशान हो गया, और उस हारने के दौरान बड़ी खराब उसकी स्थिति हो गई, खाने को नहीं रह गया, सेना छिन्न भिन्न हो गई, भूख से एकदम तो एक बुढ़िया की झोपड़ी में चला गया। वहां गया तो उसको खिचड़ी ताजी बना के बुढ़िया ने दे दी। अब उसने सीधा बीच में हाथ डाला और हाथ जल गया। बुढ़िया ने कहा, कोई भी जब आप काम करने जाते हैं, चाहे वो भोजन करना हो चाहे जो हो, तो उस तरफ से शुरू करते हैं जहां से ठंडा होना शुरू हो जाए। तो कई बार राजनीति में ठंडा करके खाना, और विशेष करके नरेंद्र मोदी तो इसी के लिए जाने जाते हैं। सीए का कानून जब सब कह रहे थे नहीं आएगा, तो सारे देश का शाहीन बाग सब सिमट गया, और सीए का कानून भी आ गया, नागरिकता 7 साल सब कुछ हो रहा है। सीए के प्रदर्शन कोविड ने थामे थे, सरकार नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कह सकते हैं कि कोविड के बहाने थमे, लेकिन ये भी तो है ना कि कहां तक चलते, किसी चीज का कोई आधार नहीं तो कितना चलेगा। अच्छा, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये रुकेगा, टल सकता है, थोड़ा आगे जा सकता है, लेकिन आना तो तय है। थोड़ा आपको वक्फ के बारे में और आज थोड़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वक्फ की संविधान में कोई जगह नहीं थी, और ये कांग्रेस पार्टी का ये तरीका रहा है तुष्टीकरण के लिए, संविधान की हत्या करो। उसके बारे में अच्छा, वैसे आज राहुल गांधी जी लौट आए, आपको मालूम है ना सबको। राहुल गांधी जी आज मंच पर भी थे, वो संविधान दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम हुआ अंदर कुर्ता पजामा टी शर्ट में नहीं थे, एलओपी के तौर पर वहां पर बिल्कुल एकदम कड़क कुर्ता पजामा पहने और यही मंच तो पर हम चाहते हैं ना कि थोड़ा गंभीर नेता की तरह व्यवहार। बीजेपी वाले विवाद उठा रहे हैं कि उन्होंने नमस्कार नहीं किया राष्ट्रपति को, ऐसा कुछ वीडियो दिखा करके बताने की कोशिश है। खैर, वो अपनी जगह। हमारे देश में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था कब बनी, व्यूअर्स आपको जानना चाहिए। 1954, उससे पहले देश के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं थे। तो क्या वक्फ नहीं होता था? कोई मुसलमान अगर अपनी संपत्ति दान करना चाहे, ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम, तो नहीं करता था, करते थे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जैसा कुछ नहीं था जिसको आपने एक बिल्कुल ऐसा स्टार्च किया हुआ जामा पहना दिया और फिर वो जो है सब कुछ तय कर रहा है, और फिर वो और उसका विस्तार ही विस्तार होता गया। उसके बाद तो 1954 के वक्फ एक्ट के अंदर पहली बार वक्फ बोर्ड की व्यवस्था बनी, और उसी में वक्फ बाय यूजर लाया गया। यानी अगर कोई संपत्ति वक्फ के यूज में आ रही है, चाहे उसका कोई प्रमाण हो, कागज हो, नहीं हो, लेकिन अगर आ रही है तो उसको मान लिया जाएगा वक्फ का। और इसके बाद लगातार 2 बार और ऐसे मौकों पर कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ को मजबूत ही किया। 1995 का जो वक्फ एक्ट है, उसके तहत एक और संशोधन कर दिया गया, और यह कहा गया कि चाहे वक्फ की संपत्ति अब किसी इस्लामी काज में यूज भी ना होती हो, तब भी वक्फ की प्रॉपर्टी ही वो रहेगी। इसके अलावा यह भी उसमें कह दिया गया कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान जो किए जाते रहे, ये वक्फ बोर्ड को, वक्फ काउंसिल को, वक्फ की भारत में व्यवस्था को और मजबूत बनाए जाते रहे। 2013 के अंदर तो अल्टीमेटली ये कर दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो कभी ना तो बेची जा सकती है, ना वो गिफ्ट की जा सकती है, ना डीड की जा सकती है। मतलब एक बार जो वक्फ हो गया वो हमेशा के लिए वक्फ हो गया। अब आप पिछले 70 साल से ये आदत डालते आए हैं। तो आज जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल पर परेशान हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, आप अगर एक सेंस में देखें तो वो जो मांग रहे हैं वो तो उनको दिया गया है ना इस देश में, और बार बार लगातार, और उसको मजबूत करके दिया गया है। अब एक सरकार उसको अगर रैशनलाइज करने की बात कहती है तो जाहिर है कि वहां से उसका प्रतिकार तो होगा। लेकिन ये जिसने किया उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वजह हो सकती है कि आप एक ऐसी बॉडी को ताकत पर ताकत देते जाएं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, जो खुद ही जज बन जाए? तो ऐसी व्यवस्था जब छिनेगी तो जाहिर है कोई तबका जरूर परेशान होगा। समीर जी। बिल्कुल सरोज, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने देश के संसाधनों को, देश की जो संपत्तियां थी, बहुमूल्य संपत्तियां, वो एक तरीके से वक्फ को देती चली गई। वक्फ को जहां इच्छा हुई उसने वहां संपत्ति पे हाथ डाला और वो वक्फ के नाम संपत्ति चली गई। एक लंबा दौर चला जब वक्फ अपनी संपत्तियों को बढ़ाता रहा, और यही कारण रहा कि 75 साल के समय के अंदर वक्फ ने 8.5 लाख एकड़ की जमीन एकत्र कर ली अपने पास। इतनी बड़ी जमीन कोई अगर संस्था, कोई बोर्ड एकत्र करता है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सरकार का पूरा उसके ऊपर आश्रय रहा होगा। उसने जिस जमीन को चाहा होगा, उस जिस बिल्डिंग पर हाथ रखा होगा, सरकार ने बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी उसको जमीन दे दी होगी। वक्फ ने इतनी बड़ी धन संपदा, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन वो क्या मुसलमान समाज के लिए काम में आई? 1.5 लाख एकड़ जिस समाज के पास जमीन रही, वो कितने लोगों के कब्जे में रही? उसको कंट्रोल करने वाले लोग मुट्ठी भर लोग रहे, जिन्होंने संपदा का, उससे, उस जमीन से आने वाले पैसों का, उसकी रेंटल प्रॉपर्टी से उस लोगों ने, मुस्लिम समाज के उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे,
जो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली थे और जो सत्ता में बहुत मजबूत रहे, कांग्रेस में जिनका वर्चस्व रहा राजनीति का, उन लोगों के समूह ने इस सत्ता का पूरा उपयोग किया। जाते जाते मनमोहन सिंह ने इसका प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर जिक्र करते हैं, 2014 में और असीमित अधिकार दे दिए जब उन्हें लगा कि हमारी सरकार अब नहीं आने वाली है, तो वक्फ को और मजबूत करके चले जाओ। प्रधानमंत्री मोदी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि लंबे समय तक देश के संसाधनों का और संपत्ति का जिस तरीके से एक ऐसी संस्था को दिया गया जिसके संविधान में जिसका कोई जिक्र नहीं था, जिसे संविधान के समानांतर अंदर बनाकर पूरी ताकत दी गई। मुझे लग रहा है समय आ गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो संपत्ति की अकाउंटेबिलिटी होगी, जांच होगी, जो उनकी संपत्ति वाजिब होगी उनके पास रहेगी और जो उन्होंने बाद में अधिग्रहण की होगी वो वापस सरकार की संपत्ति बनेगी। सवाल ये है कि ये जितने मतलब वक्फ बोर्ड बनाए जाने से लेकर उसके बाद वक्फ बोर्ड को जितनी ताकत दी गई, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे की? क्या आप ट्राइब्यूनल की पावर भी दे दें उसको? नहीं, देखिए इसमें कोई भ्रम नहीं है, देश को भी पता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अब इसको बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। कांग्रेस को हमेशा से ये लगता रहा कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया वो मुसलमान कांग्रेस के साथ इस तरह से जुड़ा रहे कि उसके स्थायी मतदाता समूह के तौर पर दिखे। शुरुआती पहली शिक्षा नीति से लेकर संविधान के आर्टिकल 30 के प्रोविजन से लेकर और उनके जो कहते हैं ना कि उनकी मजहबी जो चीजें थी उसको आप कुछ अलग से एक पवित्र गाय की तरह जिसको कहते हैं ना वो संभाल के रखना, हालांकि ये हिंदू संदर्भ में है पवित्र गाय, लेकिन उस तरह से संभाल कर रखना और वक्फ का कानून उसी को एक एक्सटेंशन भर है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो जिसका जिक्र अभी समीर जी ने किया, मनमोहन सिंह की सरकार में 123 प्रॉपर्टीज वक्फ को जो दे दी गई, उसकी आवश्यकता क्या थी? और थोड़ा फर्क करिए, अगर मुस्लिमों को अपनी मस्जिद, अपनी उपासना, अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो ठीक चाहिए, तो उसके लिए किसी वक्फ के दायरे में क्या जरूरत जाने की? जो मस्जिद होगी वहां जाकर आप नमाज पढ़िए, उसके हिसाब से कानून कीजिए, उसको चलाने वाले कुछ लोग होंगे, उसको सरकार नहीं लेगी। लेकिन वक्फ के जरिए जो रियल एस्टेट का काम करना और वक्फ के जरिए कुछ ऐसे मुसलमान ठेकेदार क्रिएट करना जो आपको ताल कटोरा से लेके, पटना से लेके, हैदराबाद से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके जो जगह जगह जलसों में बोलते दिख रहे हैं, उनको ताकतवर करने का काम। और इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ताकतवर किया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। ये सब काम मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस ने किया।